वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। इस वीडियो से हम लोग एक थर्मोडायनेमिक्स की न्यू पार्ट चालू करने वाले हैं, जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग है। और जो भी फर्स्ट पार्ट जो कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, उससे रिलेटेड जो भी अपना सिलेबस लेफ्ट बचा हुआ है अभी तक, उसको हम लोग आगे जब भी ज़रूरत हमें पड़ेगी उसको पढ़ाई किया जाएगा। ये मत समझिए आपका एक भी सिलेबस छूटने वाला है। तो जिस सीक्वेंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस सीक्वेंस को फॉलो करें और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा विजन गेट के द्वारा। सो डोंट वरी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग की। इससे पहले तक हमने फर्स्ट जो कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है उसमें पढ़ाई किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही सबसे पहले तो हमने बेसिक्स की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होते हैं, उसमें क्या रियल गैस कांस्टेंट होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। उसके बाद हमने बात किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फिर हमने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उस पर काफ़ी सारा बात किया हमने। न्यूमेरिकल सॉल्व किया। जो भी और भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए, वो जल्द ही पब्लिश होने वाले हैं। आप इसी चैनल पे उसे भी देख सकते हैं। सो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट की, उसके बाद हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमने इंट्रोपी पार्ट पढ़ा। इंट्रोपी में हमने काफ़ी जस्ट पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोपी कंप्लीट किया। उसके ऊपर अब हम लोग थोड़ी करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और एक सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर भी आने वाला है इंट्रोपी के ऊपर। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा गेट में स्कोर अच्छा कर पाएंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच हमारा अच्छा होना चाहिए। क्या अप्रोच लेके चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, वो हमारे पास अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, उसका कुछ बेसिक्स और वगैरह कुछ चालू करते हैं और पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। और थोड़ा बहुत अपना सिलेबस आज, जैसे कि ओपन ब्रेटन साइकिल वगैरह क्या होता है, ये सब अपन आज समझेंगे। ठीक है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें, अगर पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग तो अगर पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिकली हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पावर प्रोड्यूस कर सकता है, कौन सा पार्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को। फर्स्ट पार्ट उसमें कौन सा है, स्टीम पावर प्लांट। फर्स्ट पार्ट उसमें क्या है, स्टीम पावर प्लांट। ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, गैस टरबाइन। थर्ड पार्ट IC engine, and the fourth one is hydropower plant. ओके। तो स्टीम पावर प्लांट है और हमारे पास गैस टरबाइंस है, उसके बाद IC इंजन्स है एंड हाइड्रो पावर प्लांट है। तो इन सारे पावर प्लांट्स से पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और इन सारे पावर प्लांट्स
का आगे हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एक एक करके हर एक पावर प्लांट का स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बस हम लोग को इतना जानना है, ये सारे पावर प्लांट्स होते हैं और ये सारे पावर प्रोड्यूस करते हैं, और इनका एक एक एग्जांपल हम लोग देख लें। जैसे कि स्ट्रीम पावर प्लांट, इसके ऊपर कौन सा साइकिल वर्क करता है, तो इसके ऊपर रैंकाइन साइकिल की वर्क करता है। ये सारा कुछ हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। रैंकाइन साइकिल क्या होता है, ब्रेटन साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, ड्यूअल साइकिल क्या होता है। तो इसके ऊपर कौन सा साइकिल वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल। ठीक है, अब गैस टरबाइन की बात कर ले। गैस टरबाइन प्लांट की अगर बात करें तो इसके ऊपर कौन सा साइकिल वर्क होता है। एक एग्जाम्पल बस मैं ले रहा हूँ। इसके ऊपर ब्रेटन साइकिल, इसके ऊपर ब्रेटन साइकिल वर्क करता है। और आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में कौन सा साइकिल वर्क होता है, ऑटो और डीजल साइकिल पे आईसी इंजन वर्क करता है। ऑटो, डीजल, ड्यूअल बहुत सारे होते हैं। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल वगैरह और ड्यूअल वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट तो अपना समझ में ही आता है, हाइड्रो पावर प्लांट वाटर। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होते हैं, जिससे हर एक साल गेट में अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल से रिलेटेड। तो अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक साइकिल को। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल को सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे। थर्मोडायनेमिक साइकिल, अब हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल को क्लासिफाई करेंगे, जो कि 5 to 6 मार्क्स को कैरी करता है गेट में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें तो थर्मोडायनेमिक साइकिल और थर्मोडायनेमिक साइकिल को क्लासीफाई करें तो मेनली ये 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है गेट में। और ये बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, पावर साइकिल एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। अभी बस हम लोग क्लासिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आगे एक एक टॉपिक, एक एक साइकिल को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक साइकिल का एफिशिएंसी, हर एक साइकिल को दूसरे साइकिल से कंपेयर करने वाले हैं। तो सो डोंट वरी, अभी बस क्लासिफिकेशन नोट डाउन करें, और जब सारा साइकिल्स पढ़ाई हो जाए तो फिर ये क्लासिफिकेशन को एक बार देखना, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। पावर साइकिल एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल, पावर साइकिल एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, अब पावर साइकिल को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो पावर साइकिल और रेफ्रिजरेशन साइकिल को अब आगे क्लासिफाई करें तो ये दोनों भी दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। वेपर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है और एक गैस पावर साइकिल होता है। पावर साइकिल को अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो ये दो आपस में दो पार्ट्स में होते हैं। कौन से होते हैं, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल एंड गैस पावर साइकिल।
वेपर पावर साइकिल एंड गैस पावर साइकिल। ठीक है, अब हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल को अगर डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो ये कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं? वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो गैस पावर साइकिल्स का एग्जाम्पल क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। एयर स्टैंडर्ड साइकिल वगैरह जो भी होता है, अभी हम लोग जो आगे पढ़ाई करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल किस में आता है? गैस पावर साइकिल में। गैस पावर साइकिल का एग्जांपल्स क्या होते हैं? एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब अगर हम लोग बात करें रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल मेनली वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे इसमें वेपर पावर साइकिल होता था, वैसे यहाँ पे भी वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। ये क्लासिफिकेशन अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आ भी रहा होगा, तो एक बार जब हम लोग सारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले तो फिर आप इस क्लासिफिकेशन पे आइएगा, फिर समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा और एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कौन से साइकिल हमने पढ़ा और कौन से साइकिल किस टाइप्स के इंजन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेपर पावर साइकिल ये हो गया, और वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल और दूसरा क्या होता है? गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं? आगे हर एक टॉपिक एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं बोलूँगा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम लोग वेल कॉलेमन या की बात करते हैं, वेल कॉलेमन साइकिल की बात करते हैं। तो वेल कॉलेमन क्या होता है? तो अभी घबराने की बात नहीं है या फिर अभी पूछना नहीं है वेल कॉलेमन। जब हम लोग इसकी डिटेल में, अलग एक टॉपिक ही है ये, उस टॉपिक में सारा कुछ जानने वाले हैं, इसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी बस देखना है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं? बेल कॉलेमन साइकिल, बेल कॉलेमन साइकिल। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये वेपर पावर साइकिल क्या होता है और गैस पावर साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेपर पावर साइकिल क्या होता है और गैस पावर साइकिल क्या होता है, और या फिर वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, या फिर इसमें कौन से काम में आते हैं। तो वेपर पावर साइकिल क्या होता है? जिसमें वर्किंग फ्लूइड जो हो फेज चेंज करता हो साइकिल के अंदर। ड्यूरिंग द साइकिल द वर्किंग फ्लूइड चेंजेज इट्स फेज। इस टाइप के साइकिल को हम लोग वेपर पावर साइकिल कहते हैं। ओके, तो नोट डाउन करिए।
तो वेपर साइकिल का मैंने क्या डिफिनीशन अभी या फिर क्या बताया, एक्चुअली डिफिनीशन तो नहीं, इसका एक मीन्स एक गुण बता रहे हैं हम लोग। एक्चुअली वेपर साइकिल इसमें क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड जो है चेंजेस इट्स फेस ड्यूरिंग द साइकिल। वर्किंग फ्लूइड जो होते हैं सो क्या करते हैं, चेंजेस इट्स फेस ड्यूरिंग द साइकिल। Working fluid changes its phase during the cycle. For example, Rankine cycle, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, गैस पावर साइकिल। दूसरा कौन सा साइकिल था हमारे पास, गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल की हम लोग बात करें तो इसमें वर्किंग फ्लूइड जो हमारा होता है वो हमेशा गैसेस फेज में रहता है थ्रू आउट द साइकिल। हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड है वो हमारे पास गैसेस फेज में रहता है। फॉर एग्जांपल ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फ्लूइड अपना फेज चेंज नहीं करता है, ठीक है। और फ्लूइड जो होता है थ्रू आउट गैसियस फेज में ही रहता, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, वर्किंग फ्लूइड ऑलवेज इन always in gaseous phase throughout the cycle. For example, Brayton cycle, auto cycle, diesel cycle, etc. ठीक है। अब वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो उसमें दो टाइप्स की होती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ये साइकिल सारे साइकिल को एक से एक हम लोग हर एक साइकिल में अलग अलग से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं और अलग अलग से स्टडी करने वाले हैं। तो वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें तो ये एक वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है। दो टाइप्स के इसमें होते हैं, उसको नोट डाउन करिए बस। सिंपल सा एग्जांपल, वेपर
compression cycle, और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो बेल कॉल्मन साइकिल, जो मैंने ऊपर में भी बताया था अभी जस्ट, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। बेल कॉल्मन साइकिल। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। किसकी? एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। अभी हम लोग बात करेंगे अब यहाँ से कंपैरिजन वगैरह सब खत्म हुआ। अब हम लोग टॉपिक चालू करेंगे और पढ़ाई चालू करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, जो कि एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल से हम लोग चालू कर रहे हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल की अगर बात करें, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो हम लोग ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल वगैरह, जिसके अंदर ब्रेटन साइकिल, ओपन ब्रेटन साइकिल, क्लोज ब्रेटन साइकिल वगैरह आते हैं, उसमें बहुत सारे एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो उन एजम्पशंस की बात करते हैं, तो नोट डाउन करें लाइन बाय लाइन एजम्पशंस क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? फर्स्ट एजम्पशन की बात करें, air is a working fluid throughout the cycle. Air is a working fluid throughout the cycle, which is treated as ideal gas, which is, ये सारे के सारे जो भी एजम्पशंस लेके चल रहा हूँ, इस पर डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ ये एजम्पशन है, इसे मान के चलना है। और ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत पहले से जो अब इस वैज्ञानिक वगैरह हैं जो इनका स्टडी किए हैं, उन्होंने ये एजम्पशन लेके स्टडी किया, तो इसलिए इन एजम्पशन के बारे में जानना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो एजम्पशंस हमारे पास क्या है? एयर इज अ वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल विच इज treated as ideal gas. Air is a working fluid throughout the cycle
विच इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या है हमारे पास? सेकेंड नंबर पे क्या है? Cp and Cv are constant. Cp and Cv are constant with respect to temperature। ये सारा मैं अभी क्या ले रहा हूँ? एजम्पशंस ले रहा हूँ। Cp और Cv क्या होता है? वैरी नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये वैरी नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एयर को हम लोग एक वर्किंग फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे, जो कि एक आइडियल गैस की तरह हम लोग उसे ट्रीट करेंगे, जिसे हम लोग एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, विच इज ट्रीटेड एट आइडियल गैस। अब हम लोग अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में नोट डाउन करेंगे, अ क्लोज सिस्टम इज टू बी कंसीडर्ड विच अंडरगोज अ साइकिल। हम लोग एक हमेशा जो भी बात करेंगे एक क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, जो कि एक साइकिल में प्रोसेस होता है। तो क्लोज सिस्टम इज टू बी कंसीडर्ड a closed system is to be considered which undergoes a cycle। ठीक है, थर्ड एजेंशन हमारा ये है। फोर्थ एजेंशन क्या है? नोट डाउन करें, फिर समझाता हूँ। फोर्थ एजेंशन क्या है? अच्छा चलिए पहले समझते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फोर्थ एग्जाम्पशन क्या है? जो हमारा किसी अगर प्रोसेस में कंबसन हो रहा है, तो उस कंबसन में जितना हमारा हीट लगेगा, अमाउंट ऑफ हीट जितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस से। कंबसन प्रोसेस को किससे रिप्लेस करेंगे? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस से। कंबसन is replaced by equivalent amount of heat addition process। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 4 एजम्पशंस हो गए हमारे पास, 3 और बाकी है। तो फिफ्थ एजम्पशन क्या कहता है? एज द साइकिल, हमारा क्लोज हमने साइकिल को माना है, यहाँ से हमने साइकिल को क्लोज सिस्टम माना था ना। तो एज द साइकिल इज ए क्लोज सिस्टम, सक्शन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, सक्शन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड। तो इसे नोट डाउन करेंगे, एज द
as the cycle is a closed system, as the cycle is a closed system, suction and exhaust process is not considered. ये सारे के सारे एजम्पशन है, बस इसे एक बार आपको रीड करके समझना है, तो फिजूल का क्वेश्चन नहीं अराइज करोगे. एज द साइकिल इज क्लोज सिस्टम, suction and exhaust process is not considered. Suction and exhaust process is not considered. It's not considered. Sixth one. Exhaust process replaced. तो सिक्स एजम्पशन की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो सिक्स एजम्पशन की अगर बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, एग्जॉस्ट प्रोसेस जो है, जो कि रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन प्रोसेस है. हम लोग एग्जॉस्ट प्रोसेस को किससे, हम लोग जैसे कि कंबसन को हमने किस प्रोसेस से रिप्लेस किया था, कंबसन इज रिप्लेस्ड बाय, कंबसन प्रोसेस को किससे रिप्लेस किए थे, हीट एडिशन प्रोसेस से. सिमिलरली एग्जॉस्ट प्रोसेस को हम लोग किस प्रोसेस से रिप्लेस करेंगे, एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन प्रोसेस. तो नोट डाउन करिए एग्जॉस्ट प्रोसेस. तो 5 एजम्पशन हमने कंप्लीट कर लिया, 2 एजम्पशन बाकी है, 2 एजम्पशन नोट डाउन करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और फिर आगे देखेंगे. तो सिक्स्थ एजम्पशन हमारे पास क्या था, सिक्स्थ एजम्पशन नोट डाउन करिए, एग्जॉस्ट प्रोसेस किससे रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस्ड बाय equivalent amount of heat rejection process. Exhaust process replaced by equivalent amount of heat rejection process. ठीक है. अब बात करें 7th की, तो लास्ट एजम्पशन हमारा क्या है इसमें, compression and expansion process is considered to be reversible adiabatic process. Compression and expansion process is compression and expansion process is considered to be a reversible adiabatic process. तो ये एजम्पशन जिन्होंने स्टडी किया था वो मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी ये एजम्पशंस सारे के सारे मान के चलेंगे. अब इसमें ये नहीं क्वेश्चन करना है कि
कंप्रेशन एंड एक्सपांशन को रिवर्सिबल आइडिया प्रोसेस ही क्यों मान के चले? अरे भैया मान के चले, वो तो हमें भी स्टडी करना है ना, रिसर्चर तो बन नहीं रहे, हमने गेट का प्रिपरेशन करना है। तो रिवर्स कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process. Compression and expansion process is considered to be reversible adiabatic process. अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट की। तो उस गैस टरबाइन, अगर पावर प्लांट की बात करें तो गैस टरबाइन के बारे में पहले समझेंगे गैस टरबाइन क्या होता है। तो गैस टरबाइन के बारे में समझिए। नोट डाउन सब हेडिंग एज गैस टरबाइन। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक एकदम गैस टरबाइन के बारे में जानेंगे, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल करेंगे गैस टरबाइन की। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जानेंगे। व्हाट इज गैस टरबाइन, व्हाट इज गैस टरबाइन। ठीक है, तो गैस टरबाइन के बारे में समझते हैं, गैस टरबाइन क्या होता है। ठीक है, और गैस टरबाइन के बारे में अपने को समझना है तो ये क्या है इसे पहले समझते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे। तो गैस टरबाइन इज ए रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। ये एक टाइप का इंजन है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, इंटरनली कंबशन इंजन है गैस टरबाइन। और इसमें ये क्या क्या अपने अंदर यूज़ करता है, एक तो कंप्रेसर यूज़ करता है, और एक कंबशन चैम्बर यूज़ करता है, और एक टरबाइन यूज़ करता है। ठीक है, एक ये क्या है इंजन है, और ये क्या क्या यूज़ करता है, कंप्रेसर यूज़ करता है, एक कंबशन चैम्बर यूज़ करता है, और एक टरबाइन यूज़ करता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर एंड अ टरबाइन। अब आगे बढ़ते हैं। द गैस टरबाइन यूजेस कंटिन्यूसली गैस फ्लो एज अ वर्किंग मीडियम बाय विच हीट एनर्जी इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग कैसा है, ये हीट इंजन को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो नोट डाउन करिए व्हाट इज गैस टरबाइन। गैस टरबाइन इज अ गैस turbine is a rotary internal combustion engine. It consists of a compressor, a combustion chamber, and a turbine. ठीक है, तो ये एक कंप्रेसर की बात करता है, और एक कंबशन चैम्बर और एक टरबाइन की बात करता है। ठीक है, अब द गैस टरबाइन कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और एक टरबाइन इसमें यूज में आता है। और द गैस टरबाइन यूजेस कंटिन्यूसली गैस फ्लो। वर्किंग अब इसके बारे में जानेंगे। द गैस टरबाइन
the gas turbine uses continuously gas flow as the working medium by which हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी इज पार्शियली heat energy is partially converted into mechanical energy. ठीक है, ये क्या करता है? अंडरलाइन करिए, हीट एनर्जी इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग ब्रेटन साइकिल की। तो बेस्ड ऑन ब्रेटन साइकिल, या फिर इसको जूल साइकिल भी कहा जाता है। तो दो टाइप्स के सिंपल ब्रेटन साइकिल होते हैं, जो कि रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन को यूज़ करते हैं। एक तो ओपन ब्रेटन साइकिल और एक क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। ठीक है, ओपन ब्रेटन साइकिल और एक क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। ओपन ब्रेटन साइकिल एंड क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। Open based on ब्रेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल। बेस्ड ऑन ब्रेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल। सिंपल ब्रेटन साइकिल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? सिंपल ब्रेटन cycle is divided into two parts, which is open Brayton cycle and second one is closed Brayton cycle. And second one is closed Brayton cycle. ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे ओपन ब्रेटन साइकिल और क्लोज ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी वगैरह, डेरिवेशन वगैरह, और डीप नॉलेज लेंगे क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ पिछले लेक्चर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओपन ब्रेटन साइकिल और क्लोज ब्रेटन साइकिल की, क्योंकि ये लंबा टॉपिक्स है और वन गो में पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने पिछला एंट्रोपी कंप्लीट किया, पीछे का चैप्टर एंट्रोपी कंप्लीट किया है, तो उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की बात कर ले। तो नोट डाउन करिए न्यूमेरिकल।
एग्जाम्पल 5.3। या फिर एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन करिए। अ lump of steel weighing 30 kg, ठीक है, एक स्टील कुछ भी है, उसका वेट कितना है 30 kg। A lump of steel weighing 30 kg at a temperature of 427 degrees C is dropped in 150 kg of oil at 27 degrees C. The specific heat of steel, the specific heats of steel and oil are, दोनों का स्पेसिफिक हीट हमें दे रखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील एंड ऑयल्स आर 0.46 किलोजूल पर केजी केल्विन and 2.5 kilojoule per kg Kelvin respectively. तो हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट the entropy, estimate the entropy which is change of steel, entropy change of steel the while, पहले एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। इन द while and the system containing oil and lump of steel in kilojoule, oil and lump of steel in किलोजूल पर केल्विन, इन किलोजूल पर केल्विन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन को पहले, जब भी आपके पास नया क्वेश्चन है तो उसे डील कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, गिवन क्या है वो हमें लिखना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ लंप ऑफ स्टील वेटिंग 30 kg, एक स्टील है जिसका वेट क्या है 30 kg एट अ टेम्परेचर ऑफ, और उसका टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर पे है वो स्टील 427 डिग्री सी, और इसको क्या ड्रॉप, किस में ड्रॉप किया गया है, आयल में। ठीक है, आयल में ड्रॉप किया गया, ड्रॉप्ड इन 150 kg ऑफ आयल एट 27 डिग्री सी। ठीक है, अब द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयल एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील एंड आयल आर 0.46 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड 2.5 किलोजूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट हमें दे रखा है दोनों का, स्टील और आयल का। अब हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। किस किस का, स्टील का निकालना है और द आयल का निकालना है, और सिस्टम कंटेनिंग आयल एंड द स्टील। और जो नया सिस्टम बना हमारे पास आयल और स्टील का,
उस जो न्यू सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसमें 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन को भी नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, मैं रख करके सॉल्यूशन इसका 11.09। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास 17.342। ऑप्शन सी क्या है 9.42। ऑप्शन डी क्या है 6.28। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, इस ऑप्शन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन जानते हैं इसका कैसे होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बात करें तो पहले तो देखेंगे हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, सॉरी सिस्टम बोल रहे हैं, स्टील। जो भी स्टील हीट लॉस करेगा, जो भी स्टील हीट लॉस करेगा वो कौन सा गेन करेगा, आयल गेन करेगा। इतना तो पता है क्योंकि ये कहाँ से आया, हीट बैलेंस इक्वेशन से। हीट लॉस्ट बाय heat lost by steel equal to heat gain by I। ठीक है, तो ये क्या होता है, हीट लॉस्ट बाय स्टील क्या होता है, M ऑफ स्टील CP ऑफ स्टील डेल्टा T ऑफ स्टील इक्वल टू MS of oil CP of oil एंड डेल्टा T of oil। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये क्या है, इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, फाइनल टेम्परेचर क्या गेन किया इस सिस्टम ने। तो 30 इंटू दे रखा था, 30 इंटू 0.46 इंटू 700 माइनस TF इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑयल का 150 इंटू 2.5 इंटू TF माइनस 300। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब जब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TF की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी, TF की वैल्यू आ जाएगी। वो कितना, किसके बराबर हो जाएगा, 314.2 केल्विन। तो अब हमारे पास ये मालूम हो गया, जब हमने स्टील को एक आयल में गिराया तो फाइनल टेम्परेचर क्या अटेंड किया उस सिस्टम ने, ऑयल और स्टील का सिस्टम ने। तो ये हमारे पास टेम्परेचर वो आ गया, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। अभी इंट्रोपी चेंज की अगर बात करें तो DS ऑफ, सबसे पहले इंट्रोपी चेंज स्टील का हम लोग निकालते हैं, क्योंकि स्टील एक सॉलिड बॉडी है। तो हमने सॉलिड और लिक्विड के लिए इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है, MS CPS ln TF/TI, मास ऑफ स्टील इंटू CP ऑफ स्टील इंटू ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ये हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ स्टील हो जाएगा। ठीक है, ये कितना के बराबर आएगा, 30 इंटू 0.46 इंटू ln 314.2 अपॉन 700
ये किसके बराबर होगा, -11.0545 किलो जूल पर केजी। अब सिमिलरली हम लोग किसका निकालेंगे, एक आयल का भी निकालेंगे एंट्रोपी चेंज, और सिस्टम के कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ स्टील प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ आयल इक्वल टू हमें क्या दे देगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ आयल क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ आयल क्या हो जाएगा, डी एंट्रोपी चेंज ऑफ आयल क्या हो जाएगा, एम ऑफ ऑयल Cp ऑफ ऑयल ln T F/Ti। ये क्या होगा, 150 इंटू 2.5 इंटू ln TF क्या है हमारे पास 314.2 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या था हमारा 300। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 17.3427 किलो जूल पर केल्विन। अब जब आयल में स्टील गिरा तो दोनों का टेम्परेचर चेंज हुआ, कुछ न्यू टेम्परेचर आया, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। क्योंकि स्टील ज़्यादा गर्म था तो स्टील का ऑब्वियसली है, जब ऑयल ठंडा में जाएगा तो टेम्परेचर कम आएगा होगा, और ऑयल का कुछ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो स्टील का नया टेम्परेचर, स्टील का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 700 केल्विन, तो न्यू टेम्परेचर कितने पे आ गया 314 पे, और ऑयल का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, तो वो नया टेम्परेचर कुछ बढ़ के 314 पे आ गया। अब दोनों का हमने एंट्रोपी निकाल लिया। एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला हमने देख चुका था पहले ही, सॉलिड और लिक्विड के केसेस में एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, mCp ln TF/Ti, mCp ln TF/Ti से हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं। और जब एंट्रोपी निकल गया, दोनों केसेस का एंट्रोपी हमारे पास अवेलेबल है, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या बोल लो, या फिर एंट्रोपी ऑफ उस सिस्टम की बात करें या फिर यूनिवर्स की बात करें, तो क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ds ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू किसके होगा, ds ऑफ स्टील प्लस ds ऑफ आयल, ds ऑफ स्टील प्लस ds ऑफ आयल। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 17.34। यहाँ पे एंट्रोपी निगेटिव क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर घटा है, इसलिए। यहाँ पे एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी, हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर्स, एंट्रोपी के लेक्चर्स में, जब इंक्रीज कब होता है एंट्रोपी और डिक्रीज कब होता है एंट्रोपी। तो ds ऑफ यूनिवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 17.3427 माइनस 11.0545। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 6.28 के आसपास किलो जूल पर केल्विन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो डी पे टिक करें। तो यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एंट्रोपी का। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इस क्वेश्चन से, तो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट जो है एंट्रोपी के क्लियर हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे कुछ ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स, कुछ पढ़ाई करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल साथ में लेते चलेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, या फिर हम लोग सेपरेट भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो लाते रहेंगे, उसके लिए घबराए नहीं, वीडियो आने वाली है न्यूमेरिकल्स की। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तो इस क्लास में हमने क्या कवर किया, हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग स्टार्ट किया। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग का हमने क्लासिफिकेशंस देखे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या होता है, अगर सम अप करें तो एक तो स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन, आईसी इंजन, हाइड्रो पावर प्लांट। फिर हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल्स का क्लासिफिकेशन देखा, पावर साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स क्या होता है। फिर हमने वेपर पावर, गैस पावर साइकिल को देखा। फिर हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स चालू किए और उसके एजम्पशंस देखे सारे। 7 एजम्पशंस हमने पढ़ाई किए, ठीक है। और एजम्पशंस देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल किसके अंदर आता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर। तो गैस टरबाइन किसे कहते हैं, वो उसका डेफिनेशन हमने देखा, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर होते हैं या फिर हीट जो भी होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन पार्ट्स होता है और एक टरबाइंस होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम लोग सिंपल ब्रेटन साइकिल को क्लासिफाई किया, ओपन ब्रेटन साइकिल एंड क्लोज ब्रेटन साइकिल में, जो जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ओपन ब्रेटन साइकिल और क्लोज ब्रेटन साइकिल क्या होता है। और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल अपने पिछले लेक्चर्स के ऊपर किया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो, इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन ब्रेटन साइकिल के बारे में इन डिटेल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जिन स्टूडेंट्स को, आपके किसी दोस्त वगैरह को अगर इन वीडियो की नीड्स हो, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट वगैरह की या फिर कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, थर्मोडायनेमिक्स की अगर जिन्हें भी नीड हो, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।